Ahlul uqdatam min lisanihi wa yafqahu qawli. Today we are going to start a Canterbury Tales, a very famous and very important uh, book of poetry. मैं कहूँगी कि ये किंग ऑफ ऑल द पोइट्री है जो हमारे सिलेबस के अंदर है। उसमें से अगर किसी पोइट्री को एक एज अ किंग अगर हम ट्रीट करते हैं तो दिस वन इज़ अ कैंटरबरी टेल्स। बड़ी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ हमारे सिलेबस के अंदर नहीं बल्कि इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश पोइट्री की जितनी भी हिस्ट्री है उसके अंदर भी कैंटरबरी टेल्स को बड़ी इंपॉर्टेंस हासिल है। ठीक है, कैंटरबरी टेल्स देखते हैं कि कैंटरबरी टेल्स बेसिकली क्या है। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसके कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, कितने कैरेक्टर्स हैं, क्या क्या उनका रोल है, किस तरह के हैं। ठीक है, उनके नेम्स वगैरह पढ़ेंगे और हम इसमें बेसिकली देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी मज़ीद इसके अंदर देखेंगे कि इसमें जो है क्या क्या टेक्निक्स पोइट ने यूज़ की हैं, जो वो चीज़ें हम पहले पढ़ रहे हैं। मैंने इस लिहाज से ये स्लाइड्स जो हैं वो कंपोज की हैं कि हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ें ताकि जब हम टेक्स्ट को आगे पढ़ें तो हमें फिर प्रॉब्लम नहीं हो। जो बेसिक पॉइंट्स हैं इस कैंटरबरी टेल के, कल हमने एज के बारे में, बायोग्राफी के बारे में पढ़ा ना, आज हम देखेंगे कि जो बेसिक पॉइंट्स या बेसिक एलिमेंट्स हैं जो हैं वो हमें आगे कैरेक्टर्स को और आगे टेक्स्ट को समझने के लिए ज़रूरी हैं, उनको आज हम एनालाइज करेंगे और उन सब के बारे में जानेंगे। जैसे मैंने कल बताया था, अगर आप रूट को नहीं समझेंगे तो आगे आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, द कैंटरबरी टेल्स क्या है बेसिकली इन जनरल। द कैंटरबरी टेल्स इन जनरल, चौसर प्रेजेंट्स द वर्ड एज ही सीज। मैंने कल ये बात आप लोगों के सामने की थी कि उसने जो अपनी लाइफ के अंदर एक रियल तौर पे एक जर्नी किया था, एक पिलग्रिम किया था, यानी कि उसने एक मुकद्दस मकाम की ज़ियारत के लिए वो गया था। तो उसको जैसे उसने एक्सपीरियंस किया था वैसे ही उसकी जितनी भी प्रोज एंड क्रॉन्स और जितनी भी उसकी एबिलिटीज़ इन एबिलिटीज़, जहाँ पे उसने करप्शन देखी, कोई इलीगल वर्क्स थे, कुछ भी उसने देखा एज इट इज़ उसने कंपोज कर दिया कैंटरबरी टेल्स के अंदर। और इसके अंदर उसने ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू को फॉलो नहीं किया जिसकी वजह से इसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। उसने इसके अंदर इनोवेशन की, ना सिर्फ कंसेप्ट के अंदर बल्कि राइटिंग स्टाइल, रिदम, पैटर्न एवरीथिंग के अंदर जो है ना उसने एक इनोवेशन की जिसकी वजह से इसको बड़ी इम्पोर्टेंस हासिल है। चौसर प्रेजेंट द वर्ड एज ही सीज इट। अब ये फिक्रा जो एक लाइन है ये बिल्कुल डिक्लेयर कर रही है कि उसने ऐसा वर्ड प्रेजेंट किया जैसा उसने देखा था, एज इट इज़। इट बिगेन्स टू राइट इट इन 1387। ठीक है, अब उसने कब इसको लिखना स्टार्ट किया? 1387 में। एंड ही वॉज बोर्न इन 1314। 1314 में पैदा हुआ, 1400 में उसकी डेथ हो जाती है, यानी कि उसकी डेथ से 13 साल पहले उसने ये लिखना स्टार्ट किया। इट मीन्स कि ही वॉज इज ऑन इन एन ओल्ड एज, राइट। इनकम्प्लीट चौसर, अब ये जो पोएम थी ना ये बेसिकली इनकम्प्लीट रह गई थी क्योंकि चौसर जो है वो मर जाता है 1400 में। द जनरल प्रोलॉग इसके अंदर आपको 24 टेल्स मिलेंगी, टेल्स मीन कैरेक्टर्स मिलेंगे कंप्लीटेड, और एक प्रोलॉग है। प्रोलॉग कहते हैं इंट्रोडक्शन को, किसी चीज़ के तारुफ को। जैसे हमने कोई बात करनी होती है तो उससे पहले हम एक तहमीद बांधते हैं, वो बात करने का माहौल बनाते हैं, फिर वो बात करते हैं। इसी तरह चौसर ने जब आपको स्टोरी बतानी थी, टेल्स बतानी थी, जो उसने जो है वो देखा वो आपको एज इट इज़ बताना था, तो उससे पहले उसने इंट्रोडक्शन आपको करवाया कि मैं नेक्स्ट आपको क्या बताने जा रहा हूँ। और उस टाइम की सिचुएशंस को उसने पोर्ट्रे किया कि चौसर की कैंटरबरी टेल्स लिखने से पहले का जो लिटरेचर था उस टाइम पे कल भी मैंने ये बात की थी आई थिंक कि वो ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू को लोग लेके चल रहे थे और लोग जो है ना एक ही तरह की चीज़ों को पढ़ पढ़ के उकता गए थे। अब उनको किसी न्यू चीज़ की ज़रूरत थी। ठीक है, ट्रेंड्स जो है ना वो चेंज हो रहे थे, रिनाइसेंस का दौर आने वाला था, इन्वेंशंस का दौर आने वाला था। इस वजह से उसने क्या किया, एक प्रोलॉग दिया। प्रोलॉग आपको 25 कैरेक्टर्स के अलावा, जो फर्स्ट पॉइंट आप जो पढ़ते हैं प्रोलॉग होता है जिसके अंदर वो इंट्रोडक्शन देता है, तारुफ देता है। ठीक है, और उसके बाद आप क्या देखेंगे, एंड ओनली 24 टेल्स कंप्लीटेड। और उसके पास कितनी स्टोरीज थी? 120 टेल्स थी बताने के लिए, लेकिन उसकी डेथ हो जाती जिसकी वजह से ये जो टेल है वो इनकम्प्लीट रह जाती है और सिर्फ वो 24 यानी 24 टेल्स ही लिख पाता है। और वही 24 टेल्स जो हैं वो हमें उसकी कैरेक्टर्स में मिलेंगी। शो अ क्रॉस सेक्शन ऑफ मेडिवल सोसाइटी। उसने क्या किया, जो मेडिवल सोसाइटी थी ना, कल भी हमने मिडिल एजेस की बात की थी, उस टाइम की सोसाइटी के बारे में उसने बताया कि उस टाइम की जो सोसाइटी थी, उस टाइम का जो मुआशरा था वो किस तरह का था, क्या उस टाइम उनके कस्टम्स थे, क्या रिचुअल्स थे, क्या मतलब
कुछ भी उनके नॉर्म्स, एटिकेट्स, वैल्यूज, कुछ भी जो कुछ भी था उस टाइम का, वो उसने वहां पे रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ये देखिए, ये पिक्चर वो शो की हुई है उस टाइम क्लासिकल एरास के अंदर, जिस तरह अभी तो मॉडर्न वर्ल्ड है ना, लोगों की बिल्कुल एक जो है स्टेचर ही चेंज हो गया है, ड्रेसिंग का भी, रहने का भी, घरों का भी, एवरीथिंग इज चेंज नाउ एंड इट इज इन अ मॉडर्न वे। उस टाइम पे क्लासिकल वेज होते थे, और बिल्डिंग्स वगैरह, अगर आपने ईडीपस रेक्स पढ़ा हो प्ले, तो उसमें आप देखते हैं कि किस तरह के जो है ना वो स्टेचर्स और उनके घर, और जो उनकी मतलब होती थी सारी चीज़ें, वो क्लासिकल वे में बड़ी अजीब सी होती थी। तो ये आपको सामने नजर आया ना, उस टाइम के लोगों के लिबास, घर, सब कुछ ऐसे ही होता था। ओके, यहाँ तक क्लियर है? समझ आ गई है? जी, यहाँ तक समझ आ गई है। ओके, उसके बाद वही टेल जो हम ऊपर पढ़े थे वो यहाँ पे कंटिन्यू है। इट हैज़ अ फ्रेम स्टोरी ऑफ द पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज कहते हैं किसी मुकद्दस मकाम की ज़ियारत करने के लिए, जैसे जैसे हम मुसलमान हैं, हम मक्का मुकरमा में जाते हैं हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए, ठीक है, खाना काबा की ज़ियारत के लिए हम जाते हैं, तो ये हमारा एक पिलग्रिमेज होता है। इसी तरह क्रिश्चियनिटी के अंदर वो जो लोग जब अपने चर्चिज़ में, गिरजाघरों में जाते हैं, और एक बात और बता दूं, वो नज़दीक का सफ़र नहीं होता पिलग्रिमेज, जब आप एक डिस्टेंस जो है ना, वो आप डिस्टेंस को फेस करके फिर जाते हैं, काफ़ी फासला होता है आपके घर से, आपकी कंट्री से, सिटी से, विलेज से, वट एवर जहाँ भी आप रह रहे हैं, वहाँ से आप डिस्टेंस आप जो जाते हैं क्रिएट करके, उसको फेस करके, काफ़ी देर आपको लगती है, ठीक है, लंबा एक जर्नी होता है। जब आप वहाँ पे जाके उस चीज़ की ज़ियारत करते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं पिलग्रिमेज इंग्लिश में, और क्लासिकल एरास के अंदर भी। तो उसने क्या किया था, अब यहाँ पे आगे वो आपको बता रहा है कि कितनी दूर था, 80 माइल्स, 80 मील दूर था लंदन से। लंदन के अंदर ये रहता था ना, कल हमने इसकी बायोग्राफी में पढ़ा कि लंदन के अंदर ये इसकी बर्थ हुई थी। तो उसने क्या किया, एक इट इज़ अ फ्रेम स्टोरी ऑफ द पिलग्रिमेज, ये एक मुकद्दस मकाम, कैथेड्रल जो है ना, ये क्रिश्चियंस का ब्रिटेन के अंदर एक ऐसा मतलब मज़ार है या मकबरा है आप कह लें, जहाँ पे ये लोग जाते हैं अपनी मतलब विशेस को, अपनी प्रेयर्स को वहाँ पे जाके ये जो है एसोसिएट करते हैं उनके साथ, जिस तरह हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, इस तरह इनका भी सिस्टम है। तो ये गया था 80 माइल्स फ्रॉम लंदन टू विजिट द टॉम्ब। टॉम्ब कहते हैं मकबरे को, कोई मर जाता है तो उसकी कब्र के ऊपर जो मकान बना के लोग आते जाते हैं, उसको बोलते हैं टॉम्ब, मकबरा, ऑफ द मार्टियर थॉमस ए बेकेट, किल्ड इन कैंटरबरी कैथेड्रल इन 117। 1117। अब ये देखें, आपको वो आगे बता भी रहा है, जो सारा सिनेरियो मैंने बताया, वो कहाँ पे जाता है विजिट करने के लिए। 80 माइल्स का जो एक सफ़र होता है वो करके लंदन से कहाँ जाता है, द टॉम्ब ऑफ मार्टियर, मार्टियर जिसको मार दिया गया था बेगुनाह थॉमस ए बेकेट, राइट। थॉमस ए बेकेट को ना ये एक मुकद्दस मानते थे कि भाई वो बहुत मतलब एक उसको रिस्पेक्ट देते थे ये लोग। तो वहाँ पे जो उसका मकबरा था थॉमस ए बेकेट का, जिसको मार दिया गया था, कैंटरबरी एक सिटी का नाम है, उनका जो कस्बा है उसका, कैंटरबरी कैथेड्रल, कैथेड्रल वही जो मैं आगे बता रही हूँ इनकी मुकद्दस प्लेस है। इन 1170 में उसको वहाँ पे मार दिया गया था, तो वहाँ पे वहीं पे कैंटरबरी के अंदर ही, कैथेड्रल के अंदर उसका मकबरा बना दिया गया। उसको जो है ये ट्रिब्यूट देने के लिए वहाँ पे जाता है। पिलग्रिमेजेस टू श्राइन्स, श्राइन्स वो होती हैं जहाँ पे जिस तरह से एक पिलग्रिमेज तो ये हो गया ना कि आप किस चीज़ की ज़ियारत करने गए हैं, अब जिस चीज़ की आप ज़ियारत करने गए हैं उसको बोलते हैं श्राइन। वर मास एक्टिविटीज़, मास बोलते हैं अवाम को, बहुत ज़्यादा लोगों के हजूम को, वस मास एक्टिविटीज़ इन द मिडल एजेस। इट मीन्स कि पिलग्रिमेज सफ़र करना, दूर दूर की ज़ियारत करने के लिए मुकद्दस मकामात का, वहाँ का एक आम एक्टिविटी थी। लोग एज अ रूटीन का काम इसको करते थे और बड़े शौक से जाया करते थे मिडल एजेस के अंदर, पार्शली बिकॉज दे वर एज लाइकली टू बी वेकेशंस एज रिलीजियस ऑब्जर्वेंसेस। कल मैंने बात की इस चीज़ की कि वहाँ पे जो रिलीजियस कस्टम्स थे ना, वहाँ के जो रिलीजियस कस्टम्स थे और जो पॉलिटिकल सिस्टम था, उससे लोग उकता चुके थे, तंग आ चुके थे। यानी कि उनके पास जब छुट्टियाँ होती थी, वेकेशंस पे लोग जाते हैं कहीं भी टूर पे, तो उनके पास एक यही जगह होती थी कि मतलब उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी, अगर वो जा भी सकते हैं तो रिलीजियस प्लेसेस के ऊपर जाते थे। फिर लोगों ने अपने लिए न्यू ट्रेंड्स ढूंढ लिए इंटरटेनमेंट के, कोई ऑब्जर्वेंस करने के लिए जाता था, कोई इंटरटेनमेंट के लिए जाता था, या कोई अपने जो है पर्पस के लिए जाता था। तो उस टाइम उनका जो पर्पस था
बेसिक एक मकसद जो था वो यही था कि वेकेशंस पे भी वो रिलीजियस जो होती थी प्लेसेस वहीं पे जा सकते थे। तो इसी इन्हीं लोगों के बीच में जियोफरी चौसर भी था जो कि जाता है। अब देखते हैं कि जर्नी कैसे बिगिन होता है। पीछे यहाँ तक क्लियर है? जो सिनेरियो समझ आ गया? जी, बिल्कुल आ गया है यहाँ ओके। तक। अब देखते हैं उसकी जर्नी जब स्टार्ट होती है, क्योंकि वो अपनी जर्नी की डिटेल्स सुना रहा है ना आपको। Chaucer uses a religious pilgrimage to display all segments of medieval England। अब उसने देखिए बात यह है कि जिस तरह का ट्रेंड चल रहा होता है ना, जिस तरह के हालात चल रहे होते हैं मुआशरे के अंदर जिस टाइम पे, तो अगर कोई बुक पब्लिश करनी है या कुछ आपने लिखना है या आप कोई न्यू बिजनेस ही स्टार्ट करना चाहते हैं इवन, तो आप लोगों के इंटरेस्ट को देखते हैं कि लोग किस चीज़ में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, ठीक है, किस चीज़ को पसंद करते हैं। तो आप अपनी चीज़ की पॉपुलैरिटी पब्लिसिटी के लिए आप वैसे ही चीज़ क्रिएट करते हैं जैसी लोग पसंद करते हैं उस टाइम पे। तो उस टाइम पे जो उनका रुझान था लोगों का वो रिलीजियस पे था, ठीक है। तो उसने इसको अपनी जो बुक उसने लिखी कैंटरबरी टेल्स, ये आपके सामने है। तो उसने किस में लिखी? रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी, क्योंकि उसको पता था कि लोग रिलीजन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। तो जब बुक पब्लिश होगी तो रिलीजन की सूरत में ही उसको एक ऐसे एक न्यू चीज़ पढ़ने को मिलेगी, तो ये एक हॉट केक साबित होगी हमारी बुक। इस वजह से उसने जो है रिलीजन का यूज़ किया। और रिलीजन में और दूसरे नंबर पे ये कि पीछे भी मैंने बात की कि वो लोग जो थे ना वो इस चीज़ को मतलब मानते थे कि वोकेशंस पे भी वो रिलीजियस ऑब्जर्वेंसेस के लिए ही जा सकते थे। तो उसने क्या किया, वैसा ही पिलग्रिमेज एक सफ़र जो है जर्नी जैसे लोग जाया करते थे वैसा ही उसने डिस्प्ले किया। जितने भी मेडिवल इंग्लैंड के अंदर कस्टम्स नॉर्म्स और जिन भी चीज़ों को वो हाईलाइट करना चाहता था उसको प्रेजेंट करने के लिए, ताकि लोग इंटरेस्ट लें और अच्छे तरीके से समझ सकें, इसलिए उसने रिलीजियस पिलग्रिमेज को यूज़ किया। नंबर 2, द कैंटरबरी टेल्स बिगिन विद अ प्रोलॉग। अभी पहले भी मैंने बात की कि जो कैंटरबरी टेल्स है 24 कैरेक्टर्स के अलावा जो है वो यहाँ पे आपको मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोलॉग से स्टार्ट होती है जिसमें वो आपको इंट्रोडक्शन बताता है, अपनी बात शुरू करने से पहले वो आपको बताता है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है और किस तरह की सिचुएशन है। नरेटर नरेटर कहते हैं कहानी सुनाने वाले को, जो आपको बता रहा है, सुना रहा है। तो यहाँ पे चौसर खुद ही नरेटर है अपनी पोएम के अंदर। प्रिज्यूमबली कहते हैं आपको मतलब पक्का तो यकीन नहीं है, लेकिन कुछ कुछ आप कह सकते हैं कि प्रोबेबली शायद ये चौसर ही है। चौसर हिमसेल्फ मीट्स 29 अदर पिलग्रिम्स एट द टोबैड इन। टोबैड इन ये सराय होते हैं ना, मुसाफिर खाने हम जिनको बोलते हैं, लंबे लंबे रूट्स पे जब लोग जाते हैं वहाँ पे घर तो आपको नहीं मिलते, होटल्स वगैरह जो होते हैं। सराय दरअसल उस जगह को कहते हैं जहाँ पे आप परमानेंटली नहीं रह सकते, कुछ देर के लिए आप रुक सकते हैं। तो वहाँ पे एक सराय था टैबवर्ड इन, जहाँ पे वो रुकते हैं और वहाँ पे वो 29 लोगों से मिलता है। 29 कौन से लोग? पिलग्रिम्स, वही जो उसके साथ वो जा रहे होते हैं श्राइन को पिलग्रिमेज करने। कहाँ पे मिलते हैं? टैबोर इन के अंदर। लोकेटेड, ये वाक़या कहाँ? इन सबर्ब ऑफ लंदन, यानी कि लंदन की जो एक हाई सेंट्रल पार्ट होता है ना, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद कैपिटल और सेंट्रल सिटी है पाकिस्तान का, इस तरह उनका भी लंदन के जो सबर्ब पॉइंट था ना वहाँ पे जाके ये उन लोगों से मिलता है। एज द पिलग्रिम्स प्रिपेयर फॉर देयर जर्नी द होस्ट ऑफ द इन हैरी बेले सेट्स अ चैलेंज। अब जब उन्होंने प्रिपेयर कर रहे होते हैं, एक लंबे जर्नी पे आपने जाना है तो उसके लिए आप अपने साथ कुछ रखेंगे, कुछ कपड़े, कुछ खाने पीने की चीज़ें, मतलब आप कहेंगे कि आपने इतने टाइम में पहुंचना है, आप उस लिहाज से अपनी तैयारी करके जाते हैं। तो वहाँ पे लोग सराय पे रुकते हैं होटल के अंदर और वहाँ से वो तैयारी कर रहे होते हैं जाने की। और जो होस्ट होता है यानी कि उस टैबोर्ड इन जो होती है उसका मालिक जो होता है उसका नाम हैरी बेले होता है, और वो एक चैलेंज दे देता है उनको कि जाने से पहले वो एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि ईच पिलग्रिम टेल 2 स्टोरीज ऑन द वे टू कैंटरबरी एंड 2 स्टोरीज ऑन द रिटर्न ट्रिप। वो उनको कहता है कि जितने लोग 29 लोग यहाँ पे जा रहे हैं ना, रास्ते में जाते हुए कि लंबा सफ़र है, टाइम अच्छा गुजरेगा, तो वो कहता है कि जितने लोग हैं 29, हर बंदा 2 स्टोरीज जाते हुए सुनाएगा और 2 वापस आते हुए सुनाएगा। द पर्सन हु टेल्स द बेस्ट टेल विल बी ट्रीटेड टू अ फीस्ट होस्टेड बाय द अदर पिलग्रिम्स। वो कहता है जो जिस सबकी स्टोरी सुनने के बाद जिसकी स्टोरी सबसे ज़्यादा बेस्ट होगी उसको एक डिनर दिया जाएगा, फीस्ट यानी कि उसको एक ज़ियाफ़त दी जाएगी। बाकी पिलग्रिम्स की बाकी पिलग्रिम्स उसको ट्रीट करेंगे एज अ होस्ट। हैरी इज़ द जज, और उनको उनमें से देखें जब किस चीज़ में कंपटीशन होता है तो एक इंसान बाहर बैठा होता है जो जज होता है, जज होता है, और वो ये डिसाइड करके बताता है कि किसने ज़्यादा अच्छा काम किया, ठीक है। तो उनमें से जो हैरी था जो कि उस राय का जो कि होस्ट था यानी कि मालिक था उस होटल का, वो खुद जज बन जाता है। वो कहता है कि मैं ऑब्जर्व करूंगा किसकी कहानी ज़्यादा अच्छी है।
अभी जर्नी स्टार्ट है, बड़ी मज़े की टेल है अगर इसको लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो अभी जर्नी बिगिंस है। अब द कैंटरबरी टेल्स इज एक्चुअली अ स्टोरी अबाउट स्टोरीज। इट्स अ स्टोरी, ये एक कहानी है स्टोरीज की, यानी कि ऊपर से इसका टाइटल है कि कैंटरबरी टेल्स, राइट। हम कहेंगे कि कैंटरबरी टेल्स एक स्टोरी है, लेकिन इसके अंदर हमें स्टोरीज मिलेंगी। इसको बोलते हैं फ्रेम। फ्रेम, अब फ्रेम है ना, अभी वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। 24 डिफरेंट टेल्स सेट विद इन द ओवर रीचिंग टेल ऑफ द पिलग्रिमेज, यानी कि एक स्टोरी के अंदर 24 मजीद स्टोरीज भी आपको देखने को मिलती हैं। डेफिनेशन फ्रेम स्टोरी क्या होती है, अब मैंने कहा था ना आप लोगों को पहले कि मैं आज के लेक्चर में वो चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगी जो कि इम्पोर्टेंट होंगी आपको आगे स्टोरी में जाके, ताकि जब मैं लिटरेरी टर्म्स या कोई ऐसी जो लिटरेरी एलिमेंट्स हैं वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगी, तो उस टाइम पे जो है आपको अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप कहेंगे मैम ये क्या है। इसलिए पहले इन चीज़ों का जानना ज़रूरी है ताकि जब आए टेक्स्ट के अंदर तो आप उसको एनालाइज कर सकें, खुद से अप्लाई कर सकें। फ्रेम स्टोरी क्या होती है, अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी, जिसमें एक स्टोरी है ना उसके अंदर भी एक स्टोरी है। जिस तरह के कैंटरबरी टेल्स एक स्टोरी है, इसके अंदर 24 स्टोरीज आपको मिल रही हैं, ठीक है। द आउटर फ्रेम इज अबाउट द पिलग्रिम्स मीटिंग एट द टैबर्ड इन प्रिपेयरिंग फॉर अ जर्नी टू कैंटरबरी टेल्स। अब ये फ्रेम देख रहे हैं ना, आप देखते हैं शीशे के अंदर भी एक फ्रेम होता है, फ्रेम के अंदर एक शीशा होता है, ठीक है। हम उसको क्या बोलते होते हैं, ये फ्रेम है। फ्रेम के अंदर जो शीशा होता है वो बेसिक पॉइंट होता है। ये इसीलिए कहा गया फ्रेम स्टोरी, एक स्टोरी के साथ साथ दूसरी स्टोरी भी चल रही है, स्टोरी विद इन स्टोरी। रिमेंबर दिस डेफिनेशन, द इनर फ्रेम स्टोरी वुड बी ऑल द स्टोरीज टोल्ड बाय द असेंबल्ड पिलग्रिम्स अलोंग देयर जर्नी टू एंड फ्रॉम कैंटरबरी। अब क्या होता है, आउटर फ्रेम क्या था कि वो क्या था कि ये एक मीटिंग का नाम है, यानी कि हम ऊपर आउटर तौर पे अगर समझते हैं कैंटरबरी टेल्स क्या है, भी चौसर ने एक जर्नी किया था जिसको वो एज इट इज़ लिखता है, ठीक है। अब अंदर स्टोरी कौन सी सुनाता है, अंदर उसके वो स्टोरीज हैं जो उसके साथ 29 पिलग्रिम्स जो थे उनकी स्टोरीज जो हैं वो यहाँ पे आपको अंदर उसके पढ़ने को मिलती हैं। क्लियर है, ये फ्रेम स्टोरी का पता चल गया? जी क्लियर है। Zainab is here in the class. Very good, Zainab. यस मैम क्लियर है। ओके, अब देखते हैं पिलग्रिमेज। पीछे लफ्ज़ पढ़ा जिसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी हम इसको देखते हैं ज़रा, क्योंकि ये बार बार आगे रिपीट होगा तो इसके बारे में जानना ज़रूरी है। पिलग्रिमेज क्या है? एन एक्ट ऑफ penitence. Each of character has something to atone for. They are all sinners or they are for appearances. अब यहाँ पे क्या कहते हैं, पिलग्रिमेज क्या होता है? एक्ट ऑफ पेंटिनेस, के आप कुछ प्रिटेंड कर रहे हैं, ठीक है। ईच ऑफ करेक्टर हैज समथिंग टू अटोन फॉर, यानी कि आप होते कुछ हैं और आप जो है वो प्रिटेंड कुछ कर रहे हैं। अब उन सब में से वो सिनर्स तो नहीं थे ना, सारे भी जो है गुनाहगार नहीं थे और सारे बहुत अच्छे भी नहीं थे, ठीक है। इसलिए उनकी जो अपीयरेंस और थी लेकिन इनर तौर पे वो और थे, इसलिए वो स्टोरीज अपनी जब उन्होंने सुनाई तो फिर उन्होंने आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स आपको बताई, जिससे आप ऊपरी तौर पे उनको देख के आप एज्यूम कर लेंगे कि ये बंदा ऐसा है। लेकिन जब आप कहते हैं ना कि आप ज़ाती शख्सियत को देखें, क्या कहते हैं, अरिस्टोटल के पास ना एक बार एक आदमी आया तो वो बड़ा वेल ड्रेस्ड और बड़ा खूबसूरत अच्छे कपड़े उसने पहने हुए, तो वो बैठा, वो कहता है कि मैं, उसको ये था कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत मेरी मतलब बड़ी वैल्यू है। तो अरिस्टोटल ने उसको कहा कुछ बोलो ताकि मुझे तुम्हारा पता चले कि रियलिटी में तुम हो क्या, ठीक है। हमारी बोलचाल, हमारे अंदाज, हमारी शख्सियत, हमारे बात करने का अंदाज हमारी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। हमारा ज़हरी हुलिया एक में निगलेक्ट नहीं करती इस पॉइंट को, बेशक बड़ी अहमियत रखता है, लेकिन वो कहते हैं ना सूरत को नहीं सीरत को देखना चाहिए। तो वो ये बात ये है कि सीरत जो है ना वो आपकी इम्पोर्टेंट रखती है। जब आप अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, बोलते आप खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा, लेकिन बोलते आप बहुत बुरा हैं, बदतमीज़ी करते हैं, तो क्या आपको खूबसूरती कोई फ़ायदा दे रही है? नहीं दे रही। तो इसी तरह उन्होंने कहा था कि ऊपर से देखने से तो वो कोई गुनाहगार मतलब सीनर्स लग रहे थे, कोई किस तरह के, लेकिन जब वो बोलते हैं तो उनकी पर्सनालिटी डिफाइन होती है कि कौन कैसा है, उनकी सोच फिर रिवील होती है। लॉन्ग जर्नी टू होली प्लेस वही कैथेड्रल में जा रहे हैं थॉमस ए बेकेट के। लॉन्ग जर्नी है, 80 माइल्स हैं। वाज सीन एज अ सिंबल ऑफ पिटी एंड स्टेटस प्रोफेशनल पिलग्रिम्स। अब वो क्या है, उनका जो किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब या देखिए जब उनको वो वेकेशंस पे अपनी मर्जी के टूर्स पे नहीं जा सकते, ठीक है, तो उन्होंने जाना ही रिलीजियस प्लेसेस के ऊपर है, तो ये एक प्रोफेशनल टाइप ही हो गया ना कि उनका तो काम मतलब उनकी जॉब ही हो गई, तो इसलिए उनके ऊपर तरस भी आता है कि ये मतलब खुद से इनको कुछ करने की इजाज़त नहीं है। ब्रॉड बेक रेलिक्स एंड टेल्स ऑफ मिरेकल्स, रेलिक्स बोलते हैं
जो ये हम कहते हैं ना तबर्रुक लेके आए हैं, हम मज़ार पे गए थे या कहीं पे भी, तो वो जो तबर्रुक होता है ना, तो वो जो तबरुक होता है ना उसको बोलते हैं रेलिक्स, और वहां से लेके आते हैं ट्रेल ऑफ मिरेकल्स, और लोग आपको बताते हैं ना ये जी ये बाबा ये इस तरह था, इसकी वजह से इतना कुछ हो गया, इतना कुछ इसने ये कर दिया, इसके पास ये करामात है, तो इस तरह की स्टोरीज वहाँ पे भी वो लोग भी लेके आते थे। ऑलमोस्ट लाइक टूरिज्म, जैसे हम टूर पे जाते हैं तो आके 100 कहानियाँ सुनाते हैं, ठीक है, वैसे ही वो भी सुनाया करते थे। सम मोरलिस्ट्स ऑब्जेक्टेड टू द पिलग्रिमेजेस सीइंग देम एज अ जर्नी ऑफ वाइस। अब कुछ मोरलिस्ट जो थे, जो हर बात में मॉरलिज्म में इखलाकी पहलू देखते थे, उन्होंने इन पिलग्रिमेजेस के ऊपर जो है वो ऑब्जेक्ट भी किया कि ये जो है ना वॉइस कहते हैं बुराई, वो कहते हैं इन लोगों को कोई फ़ायदा होता नहीं है, अजीब अजीब बातें सीख के आ जाते हैं जिनका कोई काम नहीं है। तो ये बेसिकली एक जर्नी जो है वो क्या है, वॉइस की जर्नी है, बुराई की। ठीक है, क्लियर है, समझ आ रही है, पिलग्रिमेज का पता चल गया। अब थोड़ा सा स्नैपशॉट देख लेते हैं उस एरा का। स्नैपशॉट ऑफ एन एरा। इन द प्रोलॉग कैरेक्टर स्केचेस अ ब्रीफ बट वाइव्ड पोर्ट्रेट ऑफ ईच पिलग्रिम। अब वहाँ पे क्या कहते हैं उस मतलब प्रोलॉग के अंदर जो चौसर है वो आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन जो है ना, प्रोलॉग पहला पॉइंट है जो कैरेक्टर से पहले का जो इंट्रोडक्शन है उसके अंदर थोड़ा थोड़ा आपको बता देगा कि बाकी कैरेक्टर्स किस तरह के हैं, क्रिएटिंग अ लाइवली सेंस ऑफ मेडिवल लाइफ। और जब वो थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों के बारे में बता रहा होगा ना, तो उस टाइम वो जो जिंदा दिली होती है ना उन मेडिवल के लोगों की, मेडिवल टाइम के लोगों की, वो शो होती है। द डिस्क्रिप्शन में लिटरली डिस्क्राइब एन आर्टिकल ऑफ क्लोथिंग। अब जो डिस्क्रिप्शन उसने दी है वो लिटरली किस चीज़ को डिस्क्राइब करती है। अच्छा, वो यहाँ पे जस्ट उनकी बात नहीं बताएगा कि उन्होंने स्टोरी सुनाई, वो उनका हुलिया एवरी पॉइंट आपको बताएगा। ठीक है, अब क्या कहता है आर्टिकल ऑफ क्लोथिंग, क्लोथिंग कपड़े कैसे पहनते थे, बट फिगुरेटिवली सिम्बोलिकली इम्प्लाई समथिंग अबाउट दैट कैरेक्टर। वो उसके हुलिये से जो है ना सिंबल करेगा कि ये कैरेक्टर इस तरह का था। अभी 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 इस पॉइंट को मैं आगे मजीद भी एक्सप्लेन करूंगी जब मैं आपको ये स्लाइड दिखाऊंगी। डिफाइन सटायर। अब डेफिनेशन ऑफ स्टायर, अब स्टायर भी हमने देखना है क्योंकि इस पोइम के अंदर हमें बहुत ज्यादा स्टायर मिलेगा। पोप ने चर्च के ऊपर स्टायर किया हुआ है, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, हर पॉइंट पे स्टायर क्या होता है। अ लिटरेरी कंपोजिशन इन अ वर्स और अ प्रोज। एक लिटरेरी कंपोजिशन, कंपोजिशन कहते हैं किसी चीज को किसी चीज के अंदर इस्तेमाल करना, इन वर्स या प्रोज, यानी कि पोइट्री के अंदर या प्रोज के अंदर, इन विच ह्यूमन फॉली एंड वॉइस आर हेल्ड अप टू स्कोर्न। जहाँ पे इंसान की जो बेवकूफ़ियाँ और गलतियाँ होती हैं उनको हकारत की निगाह से देखा जाता है, डेरिजन और रिडिकुलर, उनको मतलब कहा जाता है कि ये मजाहिया बातें हैं या उनका मजाक उड़ाया जाता है। यूज टू अवोक चेंज, हम कहते हैं ना किसी बंदे को हम बात कर देते हैं कि शायद ये अपने जो है थोड़ा अपने आप को चेंज कर ले। ठीक है, तो स्टायर वो होता है कि आप किसी को तंज करते हैं ताकि वो अपने आप को चेंज कर ले, लेकिन आप ऐसे वे में तंज करते हैं उसको पता भी नहीं चलता कि आपने उसको तंजिया कोई बात कही है किस तरह, लेकिन वो अपने आप को देखता है कि भाई मेरे अंदर ये खामी मैं चेंज कर लूँ। याद रहे ये स्टायर जो है ये जो है वो डायरेक्ट आप किसी को जाके बुरा भला कहना शुरू हो जाए, ये वाला वो वाला स्टाइल नहीं होता। लाइक सरकाजम, सरकाजम वो होता है ही सेज वन थिंग बट मीन्स अनदर, यानी कि सरकाजम वो है कि ये स्टाइल की ना थोड़ी एक अपर लेवल की किस्म है, जब आप कह कुछ रहे होते हैं और आपका मतलब यानी कि ऊपर ऊपर से बड़ा पोलाइट आप बात कर रहे हैं और अंदर से आप इतने कड़वे हैं कि अगर आप अगला बंदा देख ले तो उसको आप पे तरस आए कि भाई क्या हाल है आपका। Our job is to read and comprehend the literal description of each pilgrim। अब ये आगे जो है ना वो बताया हुआ कि हमारी जॉब क्या है, हमने इसको पढ़ना है और समझना है हर एक पिलग्रिम की डिस्क्रिप्शन को, एंड देन वी मस्ट फिगुरेटिवली इंटरप्ट इंटरप्रेट विद चौसर इज ट्राइंग टू इम्प्लाई अबाउट द पिलग्रिम्स कैरेक्टर। जब हम इनको इस तरह से समझ लेंगे फिर हम ये जो है वो यहाँ से जो है इंटरप्रेट कर सकेंगे कि एक्चुअली चौसर क्या कहना चाह रहा है। राइट, पहले इसको हमें पढ़ना होगा, समझना होगा। इन द प्रोलॉग चौसर एग्जामाइन्स 3 सेगमेंट्स ऑफ मेडिवल स्नैपशॉट ऑफ एन एरा, यानी कि उस एरा की थोड़ी सी जो डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको मिल जाए। इन द प्रोलॉग चौसर एग्जामाइन्स 3 सेगमेंट्स ऑफ मेडिवल इंग्लैंड। वन क्या है, द ओल्ड फ्यूडल ऑर्डर, उस टाइम पे ओल्ड फ्यूडल ऑर्डर के जो जगीरदाराना निज़ाम है ये था वहाँ पे। दीज आल आर ऑफ द पिलग्रिम्स एसोसिएटेड विद द फ्यूडल क्लास सिस्टम। ठीक है, ये लोग ज़्यादातर किया करते थे ये पिलग्रिमेज वगैरह और लोग इनको देखने आया करते थे। नाइट, स्क्वायर, योमैन, फ्लोमैन, ये फ्यूडल क्लास। यहाँ पे ना आपको 3 क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, फ्यूडल क्लास जिसमें से कौन कौन से कैरेक्टर ये माइंड में रखिएगा, नाइट, स्क्वायर, एक मिनट, नाइट,
स्क्वायर, योमैन एंड प्लॉमैन, ये कैरेक्टर्स हैं। चारों किस क्लास से बिलोंग करते थे? ओल्ड फ्यूडल ऑर्डर से। उसके बाद है ना मर्चेंट क्लास, ताजर क्लास, ठीक है। दैट दिस वाज द राइजिंग मिडिल क्लास, यानी मिडिल क्लास से जो है ना ऊपर उठ रहे थे, थोड़ा प्रोग्रेस कर रहे थे। ऑफ द टाइम टाउन्स एंड सिटीज वर इमर्जिंग एंड देयरफॉर नेसेसिटेटेड द नीड ऑफ स्किल्ड सर्विसेज। अब जब मिडिल क्लास का रेज हुआ तो उस टाइम पे क्या हुआ, स्किल्स की ज़रूरत पड़ गई फिर, क्योंकि वो उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया सिटीज़ के अंदर, फिर इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। और मिडिल क्लास से मर्चेंट क्लास से कौन बिलोंग करते हैं? मर्चेंट, मैन ऑफ लॉ, गर्ल्समैन एंड कुक। फोर कैरेक्टर्स जो हैं वो, फोर कैरेक्टर्स फ्यूडल क्लास से बिलोंग करते हैं और फोर जो हैं ये करते हैं मिडल क्लास से। उसके बाद है एक्लेजियास्टिकल क्लास। एक्लेजियास्टिकल बोलते हैं चर्च को, जो रिलीजियस अथॉरिटीज़ होती हैं। these were all of members of the church. Chaucer is the most critical of this segment of society. Priors, monk, friars और बाकी जितने भी कैरेक्टर हैं ना वो चर्च की अथॉरिटी से बिलोंग करते थे। और चर्च उस टाइम का इतना करप्ट था कि जो पोप है, सॉरी चौसर जो है वो बिल्कुल भी चर्च को पसंद नहीं करता और उसने डायरेक्ट स्टार्ट किया है, यानी कि कोई पॉइंट छोड़ा ही नहीं है जिसके ऊपर उसने स्टार्ट ना किया हो। उसने बहुत क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना एक्लेस्टिकल क्लास जो है उसके ऊपर उसने ज़्यादा जो है वो स्टाइल किया है, जिसको उसने हाईलाइट किया है। लिटरेरी एनालिसिस देख लेते हैं कि लिटरेरी एनालिसिस क्या है, जिसके आगे हम जरूरत पड़ेगी। इसके अंदर कैरेक्टराइजेशन, जब हम कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली कैरेक्टराइजेशन की बात होगी। अब कैरेक्टराइजेशन दो टाइप की होती है। कैरेक्टराइजेशन बोलते हैं एक कैरेक्टर को एनालाइज करना, ठीक है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके इनर क्वालिटीज़, वो क्या क्या करता है, यानी कि एक इंसान की, एक कैरेक्टर की पूरी डिस्क्रिप्शन आप A to Z देते हैं। वो कैरेक्टराइजेशन दो तरह की होती है, डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन होती है और एक इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन होती है। डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन क्या होती है? प्रेजेंट्स डायरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अ कैरेक्टर सच एज चौसर्स स्टेटमेंट दैट द नाइट फॉलोड शिवल्री ट्रूथ ऑनर। एक होता है कि आप किसी शख्स की जो बात होती है ना आप डायरेक्ट ही कर देते हैं, ठीक है, कोई भी उसकी बात है, कोई खूबी है, खामी है, आप डायरेक्ट कह देते हैं, कोई तहमीद नहीं बात है। जिस तरह नाइट के कैरेक्टर के अंदर ना कहता है फॉलोड शिवल्री, शिवल्री कहते हैं बहादुरी को, ब्रेवरी को। वो कहता है कि ये जो है ना ब्रेव इंसान है और क्या है, ट्रुथ और ऑनर इसका पार्ट है, ठीक है, ये डायरेक्ट उसने बात कह दी। इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन होती है, उसमें आप यूजेस एक्शन, थॉट्स एंड डायलॉग्स टू रिवील अ कैरेक्टर्स पर्सनालिटी। आप डायरेक्ट कोई बात नहीं कहते थ्रू डायलॉग, बल्कि आप कोई ऐसी हरकत करते हैं, ऐसा हुलिया उसका पेश करते हैं, ऐसी चीज़ें जो उसकी कैरेक्टर की पर्सनालिटी को रिवील करती हैं। बाय सेइंग ही वाज नॉट गायली ड्रेस्ड, गायली मतलब अच्छा, प्लीजेंट, जो आंखों को अच्छा लगे, वो ये उसने कहा। He was not gaily dressed. For instance, Chaucer suggests that the knight is not vain and perhaps takes a pilgrimage seriously enough to rush to join it stray from battle. यह कि वो गाइली ड्रेस नहीं था, उसको पता था कि वो एक लॉन्ग जर्नी पे जा रहा है, तो इतना उसको वेल ड्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रास्ते में वैसे भी जब रश होगा या कुछ भी हो तो वो ख़राब हो जाएगा। तो वो कहता है वो ऐसे लग रहा है जैसे वो एक्सट्रीम बैटल के लिए जा रहा है, उसको पता है कि लंबा सफ़र है, जाहिर है स्ट्रगल तो होगी। तो ये उसकी इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन है कि आप उसके किसी एक्शन, थॉट या डायलॉग के थ्रू उस कैरेक्टर की पर्सनैलिटी को रिवील करते हैं। उसके बाद हमें आयरनी भी पढ़ने को मिलेगी। आयरनी क्या होती है? अ मीनिंगफुल कंट्रास्ट बिटवीन व्हाट इज सेंट एंड व्हाट इज एक्चुअली मेंट। आयरनी वो होती है जिसमें मीनिंग का कंट्रास्ट होता है, यानी कि जो आप कह रहे हैं ना वो उस जो आप कह रहे हैं वो कोई और बात होती है और जो उसका मतलब कोई और होता है। जैसे हमारे घर में एक बंदा है ना, कोई काम नहीं करता, ठीक है, फ्री रहता सारा दिन, तो हम उसको कहते हैं कि ये तुम बहुत नवाब हो, ठीक है। अब नवाब जो है वो फ्री बैठे हुआ बंदा नवाब नहीं होता, हम उसको सरकास्टली आयरोनिक तौर पे कह रहे होते हैं कि तुम नवाब हो, ठीक है, एक्चुअली वो नवाब नहीं है। फिर हम कहते हैं फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे का या मेरा या आपका किसी का भी कमरा बहुत गंदा है और आपकी मदर आती हैं और आपको कहती हैं कि वाह बड़े साफ़ सुथरे हो, तो आयरोनिकली वो आपको मतलब वो कह जो रही है कि साफ़ सुथरी चीज़, लेकिन उसका मतलब क्या है आपको भी पता है कि आपका कमरा बहुत गंदा है, इसलिए आपको सरकास्टिकली आपको वो कह रही हैं कि आपका रूम जो है बहुत गंदा है। अच्छा क्लास, मीटिंग एंड होने में सिर्फ ना 1 मिनट रहता है, तो अगर मीटिंग एंड होगी तो मैं दोबारा लिंक शेयर करूँगी, फिर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है।
अच्छा, एग्जाम्पल देख लेते हैं। द बेस्ट, अब एग्जाम्पल चौसर के ही कैरेक्टर्स में से देखते हैं। वो क्या कहता है, सेइंग कहता है द बेस्ट मॉन्क व्हेन रियली द मॉन्क डज नॉट रियली एडहियर टू द आइडियल्स ऑफ मोनास्टिक लाइफ। वो कहता है कि ये एक बेस्ट मॉन्क है, ठीक है। कब मॉन्क है, जब ये उस टाइम पे मॉन्क नहीं होता जब एक मोनास्टिक लाइफ को इसने फॉलो करना होता है, आइडियल्स को फॉलो करना होता है। इट मीन्स कि वो बस कहने का ही है, लेकिन जो रियलिटी है वो कुछ और है। फिजियोनोमी मतलब कैरेक्टर्स का फिजिक्स कैसी थी, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस कैसी थी। द यूज ऑफ फिजिकल अपीयरेंस टू सुजेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पर्सनस कैरेक्टर और पर्सनालिटी। फिजियोनोमी बोलते हैं किसी शख्स की आप अपेरेंटली उसके जो कैरेक्टर की पर्सनालिटी होती है ना, अपीयरेंसेस, उसका चेहरा, बॉडी, वो सारी कैसी है। एग्जाम्पल, थिंक ऑफ इवल स्टेप मदर फिगर्स इन डिज्नी मूवीज। अब ठीक है, जब आप देखते हैं किसी चीज़ की ईवल के बारे में बात करते हैं कि ईवल इस कैरेक्टर, तो आपके अगर आपने पहले से कोई मूवी ऐसी देखी हो जिसमें आप ईवल कैरेक्टर, जिस तरह के एक डिज्नी की जो मूवीज है उसके अंदर आप देखते हैं कि स्टेप मदर जो होती हैं वो साइन ऑफ ईवल होती हैं। 40 मिनट्स के बाद जो हो जाती है ना, आप लोगों को पता ही है। हम डिस्कस कर रहे थे फिजियोनॉमी के बारे में, ठीक है। फिजियोनॉमी मतलब कैरेक्टर्स के डायलॉग, उनकी पर्सनैलिटी के बाद जो है वो आपको नेक्स्ट बताता है कि उनकी फिजिक्स कैसी थी, लाइक उनकी फेस, बॉडी, एवरीथिंग वो कैसी थी। तो उसके थ्रू आपको बताता है कि जब आप इवल के बारे में सोचते हैं तो आपको स्टेप मदर्स सामने आ जाती हैं कि शायद उनका एक जो रोल हमारी सोसाइटी के अंदर है ना, वो समझा जाता है। जैसे वो हार्श होती हैं, एंगुलर होती हैं, और लाइक इवल टाइप वो जो है वो अपने स्टेप जो उनके चिल्ड्रंस होते हैं उनको ट्रीट करती हैं, ठीक है। तो इस तरह के हिंट्स वो देता था, इस तरह के सिंबल्स प्रेजेंट करने के लिए। अब जरा देख लेते हैं कि जो 24 उसने टेल्स हमें बताई हैं वो किस तरह की थी, टाइप्स ऑफ टेल्स कैसी थी। डिफरेंट व्यूज ऑफ द वर्ड, उसमें आपको एक टेल नहीं, जब आपको 29 टेल्स मिलती है तो उसका मतलब है 29 बातें आपको वो बताएगा, 29 पॉइंट ऑफ व्यू, 29 टाइप्स। हर बंदे की, हर इंसान की थिंकिंग, उसके ख्यालात, बातें, सोच, कोई भी चीज़ सेम नहीं होती। हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है। तो इस तरह जब हर बंदे ने अपनी बात बताई तो उसका मतलब है सबकी जो ख्यालात, बातें जो थी वो सारी एक दूसरे से मुख्तलिफ थी। तो टाइप्स ऑफ टेल्स कौन कौन सी, एलेगरी वो होती है ऐसी स्टोरी, अ स्टोरी विद द पर्पस ऑफ टीचिंग अ मोरल लेसन। एलेगरी कहते हैं कोई ऐसी स्टोरी जो आपको, आप पढ़ते हैं ना तो उसके अंदर आपके लिए कोई सबक होता है, कोई इखलाकी सबक होता है। ये वैसे सबक जब आप पढ़ते हैं उसको ख़त्म करते हैं तो उस स्टोरी का लिखने का मकसद जो है वो आपको कुछ ना कुछ सिखाना होता है। तो एलेगोरिकल टाइप स्टोरीज हमें इसके अंदर मिलेंगी इन 24 कैरेक्टर्स के अंदर। उसके बाद कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स रिप्रेजेंट अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट वो होती है जिस चीज़ को आप छू नहीं सकते, हाथ नहीं लगा सकते, जिस तरह आपकी सोच, ख्यालात, बहादुरी, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं जिनको सिर्फ आप सोच सकते हैं, हाथ में पकड़ के फील नहीं कर सकते, तो वो होती हैं एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़ और आइडियाज़। अब क्या कैरेक्टर्स जो होते हैं और इवेंट्स वो किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, ऐसी चीज़ें जो एग्जिस्ट नहीं करती, जिनको आप जो है अपनी 5 सेंसेस के साथ आप उनको यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन जस्ट आप उनको इमेजिन कर सकते हैं। इस तरह के आइडियाज़ जो हैं कैरेक्टर्स आपको बताएंगे। द राइटर इंटेंट्स, राइटर का जो इरादा है, इंटेंट्स मतलब आप इरादा आपका। सेकेंडरी मीनिंग और बेसिक पॉइंट जो होगा ना, पहला पॉइंट वो ये था कि कैरेक्टर्स बेसिकली क्या कहते हैं, और सेकेंडरी मीनिंग आप उसमें ये निकलेगा कि राइटर क्या कहना चाहता है उन कैरेक्टर्स के थ्रू। कैरेक्टर्स आर ऑफन पर्सोनिफिकेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस लाइक ग्रीड, एनवी, डिसीव। पर्सोनिफिकेशन उस टाइम होती है जब आप किसी बेजान चीज़ को एक जानदार चीज़ की क्वालिटीज़ दे देते हैं, तो वो क्या हो जाती है, पर्सोनिफिकेशन। आपने उसको पर्सोनिफाई कर दिया, एक इंसान के रूप में ढाल दिया। अब ये जो ग्रीड, मीन, लालच, एनवे, हसद, ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, आप इनको छू नहीं सकते, ठीक है, आप इनको देख भी नहीं सकते, जस्ट आप फील कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं। तो उसने क्या किया, इनको पर्सोनिफाई कर दिया, ग्रीड को, एनवे को, एंगर को, इस सारी चीज़ों को उसने एज अ कैरेक्टर आपके सामने पोर्ट्रेट किया ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। मोस्टली होता है ना, हमें सुनी हुई बात पे नहीं यकीन आता, देखी हुई पे आता है, तो वो आपको साथ में सुनाएगा भी बात और दिखाएगा भी ताकि आप अच्छे से कॉम्प्रीहेंड कर सके। उसके बाद आपको इसके अंदर सिर्फ ये चीज़ें नहीं बल्कि रोमांस भी मिलेगा। स्टोरी ऑफ फोकसिंग ऑन द एपिसोडिक एडवेंचर्स ऑफ नाइट्स एंड द चैलेंजेस दे फेस। यहाँ पे आपको मिलेगा कि नाइट्स जो होते थे उस टाइम के, वो किस तरह के एडवेंचर्स को जो है वो फॉलो करते थे और कैसे उनको चैलेंज करते थे, फेस करते, क्योंकि डिफिकल्ट टास्क होता है ना। फैबल जो होती है ना, क्या होती है, डील्स विद द बेसिक ह्यूमन नीड्स ऑफ सेक्स, फूड एंड मनी। जो इंसान की रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो नेसेसिटीज़ हैं उनकी जो बात होती है वो होती है फैबुलाई। तो ये सारी चीज़ें एलेगरी
और ये जो पर्सोनिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर्स, रोमांस, फैमिली, ये सारी चीज़ें आप इसको मिलेंगी। मैंने कहा ना 24 लोग हैं, सबकी सोच और जो किरदार हैं वो अलग हैं। अब ज़रा कैरेक्टर मैप देख लेते हैं। इसमें आप देखें ये नाइट का कैरेक्टर है, ठीक है। नाइट जो है ना, इसका आप कहते हैं कि चौसर का फेवरेट कैरेक्टर माना जाता है। उसके अंदर उसने सारी खूबियाँ क्वालिटीज़ आप देख रहे हैं कैसे उसने पोर्ट्रे किया हुआ है। यानी कि जिस तरह आपको ये पिक्चर में नज़र आ रहा है ना, वैसे ही आपको डिस्क्रिप्शन में पढ़ने को भी मिलेगा। लाइक सिर्फ देखने में नहीं, बल्कि मतलब उसने लिखा ही इस टाइप से है कि जब जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आप फील कर सकेंगे कि ये चीज़ ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसी है। मोस्टली ये होता है ना, हमने किसी इंसान को देखा नहीं होता, हमने बस सिर्फ उसके बारे में सुना होता है, तो हम खुद से एज्यूम कर लेते हैं शायद वो ऐसा होगा। सेम इसमें भी इस तरह का जब आप उसके बारे में पढ़ेंगे तो आप एज्यूम करेंगे कि वो इस तरह का है, यानी कि वो डिस्क्रिप्शन आपको इस तरह की देता है। अच्छा, फिर उसका जो ये जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स है ना, वो हैं द वाइफ ऑफ बैथ, ये आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद द मिलर, द कुक, द प्रायर्स, ये इसके जो है ना एक फेमस जो कैरेक्टर्स हैं वो हैं, जिसके वहाँ पे उसको फिजियोनॉमी करके आपको बताई गई है। समझ आ गई है ना इस पॉइंट की या नहीं? जी आ गई है मुझे तो। ओके, अब ग्राफिक ऑर्गेनाइजर में देख लेते हैं कि ग्राफिक ऑर्गेनाइजर मतलब उसने ग्राफ कैसा किया अपनी स्टोरी को। जो एक पूरा हमें स्टेटस चाहिए होता है ना, जब कोई चीज़ बनाते हैं, एक मकान बनाते हैं, तो पहले उसका नक्शा बनाते हैं, ठीक है। इस तरह उसने स्टोरी लिखी है तो पूरा उसका एक नक्शा है कि किस तरह की है। उसमें देख व्हाट द कैरेक्टर्स, उसने किस चीज़ों को जो एक्सप्लिसिट कहते हैं, ऐसी बात जो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ जाती है डिटेल में। डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन उसने कैसे की है, उसने दिखाया कि व्हाट द कैरेक्टर लुक्स लाइक, के जो कैरेक्टर्स हैं वो देखने में कैसे हैं, हाउ द कैरेक्टर एक्ट्स आर बिहेव्स, और वो बिहेव किस तरह से करते हैं, एक्ट कैसे करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी और कैरेक्टर ट्रेट्स, उनकी पर्सनैलिटी शख्सियत कैसी है, उनके अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या खामियां हैं। क्या खूबियां हैं मतलब चार्मिंग है, कॉन्फिडेंट है, डिपेंडेबल है, एरोगेंट, ग्रीडी एटसेट्रास। हाउ अदर कैरेक्टर्स रिएक्ट टू द कैरेक्टर थिंग्स लाइक। अच्छा, उसने ये नहीं सिर्फ बताया, सिर्फ कैरेक्टर्स की बात नहीं की, बल्कि उसने वो भी बताया कि उन कैरेक्टर्स की पर्सनालिटी के ऊपर दूसरे लोग कैसे मतलब हैरत का इजहार करते हैं, कुछ खुशी का, मतलब वो कैसे रिएक्ट करते हैं। थिंग्स द कैरेक्टर लाइक्स, और उनके बारे में बताया कि उन कैरेक्टर्स की क्या लाइक्स एंड डिसलाइक्स थी, उनकी क्या अपनी चॉइसेस थी, उसके बारे में भी बताया। अच्छा, उसके बाद उसने ये भी हमें बताया कि व्हाट अ कैरेक्टर वैल्यूज, कि कौन सा कैरेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, व्हाट अ कैरेक्टर बिलीव्स इन, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर एक कैरेक्टर बिलीव करते, उनकी पर्सनालिटी के जो बिलीव्स, एक जो है ना अकीदा जो है ना, आपका ईमान एक इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है। अगर ईमान या आपका फेथ, चाहे आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, अगर आपकी लाइफ से निकल जाता है तो पीछे आपकी लाइफ कुछ नहीं बचती। कैरेक्टर की पर्सनैलिटी ट्रेट और कैरेक्टर फ्लाज, उसने सिर्फ ट्रेट्स की बात नहीं की, कैरेक्टर फ्लाज जो एक इंसान के अंदर खामी होती है ना, उसके बाद जिक्र किया है। डिटरमाइनिंग इफ द ऑथर लाइक्स अ कैरेक्टर एंड कंसिडर दैम पॉजिटिव और मोरल, डिटरमाइनिंग इफ द ऑथर डिसलाइक्स। अब उसने जो डिटरमाइन किया है कि कैरेक्टर के अंदर राइटर क्या पसंद करता है। एक तो उनकी अपनी पर्सनैलिटी है ना, ठीक है। जब हम कोई क्वेश्चन लिखते हैं ना, तो उसमें 3 पॉइंट ऑफ व्यू हम डिस्कस करते हैं, एक राइटर का अपना, एक जो एक्सप्लेन हो रहा होता है वो, एक क्रिटिक्स का, और एक आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ने के बाद कि आपकी राय उसके बारे में क्या है। उसके बाद डिटरमाइनिंग इफ द अदर डिसलाइक्स अ कैरेक्टर एंड कंसीडर देम इमोरल, कि राइटर क्या समझता है उनके बारे में, पॉजिटिव समझता है, क्या समझता है। दूसरी ये चीज़ मैटर करती है कि कैरेक्टर की डिटरमाइनिंग जो है वो अदर जो बाकी कैरेक्टर्स हैं वो उनको लाइक करते हैं, डिसलाइक, क्योंकि हर इंसान की चॉइसेस डिफरेंट हैं, ठीक है। आप किसी एक इंसान की सोच के ऊपर इन्हिसार नहीं कर सकते, ठीक है। अब कैरेक्टर्स को देख लेते हैं किस तरह, डिटेल में नहीं, जस्ट मैं ओवरव्यू दूंगी। द नाइट का कैरेक्टर्स है जो कि लाइन नंबर 43 से स्टार्ट होता है और 80 तक जाएगा। वो मिलिट्री में है, मिलिट्री का कैरेक्टर यानी कि फौजी का कैरेक्टर है, और ये एक बहुत अच्छा इंसान है, गुड गाय है, ठीक है। आगे डिस्क्रिप्शन आप उसकी पढ़ लेंगे जब आप आगे जाएंगी। उसके बाद सेकेंड कैरेक्टर है आपका द स्क्वायर का कैरेक्टर है, ठीक है। द स्क्वायर, ये इसकी मीनिंग समझने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर मतलब ये कैरेक्टर का नाम है, ठीक है। 81 से स्टार्ट होता है और 102 तक जाता है। मिलिट्री, ये भी मिलिट्री में है। गुड गाय इन ट्रेनिंग, मिलिट्री यानी कि फौज का हिस्सा है, और गुड गाय है इन ट्रेनिंग में, ठीक है। ट्रेनिंग जो है ना वो इसकी अच्छी है। उसके बाद द यो मैन का कैरेक्टर है, तीसरा कैरेक्टर है आपका यो मैन।
ये इसकी डिस्क्रिप्शन आपको कहाँ मिलेगी, 102 से 121 लाइंस तक। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और ये भी एक अच्छा इंसान है, गुड गाय है। उसके बाद जो है, ये कौन है, अच्छा द स्क्वायर हो गया, यो मैन भी हो गया। द प्रायरस है, प्रायरस लाइन नंबर 122 से 168 तक इसकी डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगी। ये क्लर्जी मीन पादरी है। तो जब ये बात हमने की ना चर्च की कि उस टाइम पे करप्ट था, तो चर्च के जो पादरी, चर्च की जो अथॉरिटीज थी वो सारी ग्रीडी थी, लालची और प्राइड और गुरूर और फखर से भरी हुई थी, जो उनको डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाती हैं। द मोंक लाइन 69 से 211 तक आपको मिलेगा। ये भी क्लर्जी था, तो जाहिर है ग्रीडी था। क्लर्जी को किसी को भी उसने जो है ना वो अच्छा इंसान, गुड गाय नहीं बोला। द फ्रायर का कैरेक्टर है, ठीक है, ये भी क्या था, क्लर्जी था। तो लस्ट और ग्रीड इसके अंदर भरी हुई थी, लालच, हिरस। हमारी सोसाइटी के अंदर ऐसे गिद्ध मौजूद है अभी। मर्चेंट, ताजर दिखाया गया मिडिल क्लास में। मिसगाइडेड गाय, वो एक इंसान तो अच्छा था लेकिन उसको रहनुमाई अच्छी नहीं मिली, मिसगाइडेड गाय था। अब देख रहे हैं ना, आपको हर तरह के लोग मिल रहे हैं यहाँ पे। द क्लैरिक का कैरेक्टर है, मिडिल क्लास में, आइडियलाइज्ड गुड गाय, यानी कि उसको समझा जा सकता है कि वो एक अच्छा इंसान था, ठीक है, लेकिन उसका मतलब था नहीं, लेकिन समझा जा सकता था कि वो उसके एक्शंस ऐसे थे। उसके बाद द लॉयर है, ठीक है, वो मिडिल क्लास से था, और लॉयर जो है मिडिल क्लास फैमिली से था, और किस चीज़ को, एनवे को, यानी कि हसद को ये पोर्ट्रे करता है। और फ्रैंकलिन लाइन नंबर 341 से आगे है, मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। इसके अंदर भी प्राइड था, एनवे था। इसके बाद क्राफ्ट्समैन का कैरेक्टर है। क्राफ्ट्समैन जो था ये कौन था, ये वर्किंग क्लास से ताल्लुक रखता था, यानी कि मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास, सेकंड जो मर्चेंट क्लास है इसमें। और इसके अंदर ये भी एनवे था। बेसिकली ये ऐसी बुराइयां हैं जिनको उसने पोर्ट्रे किया हुआ है थ्रू कैरेक्टराइजेशन, इसी को बोलते हैं। द कुक था, जो कि वर्किंग क्लास से था। और ग्लटनी मीन जो जिसको हर वक्त बस खाने की पड़ी रहती है। उसका पेट देख रहे हैं ना आप, ग्लटनस वो पर्सन होता है जो हर टाइम बस खाने के बारे में सोचता है। शिपमैन मिडिल क्लास से था और बड़ा ग्रीडी था। उसके बाद द डॉक्टर था, जो वो भी बड़ा ग्रीडी था, मिडिल क्लास से था। वाइफ ऑफ बैथ थी, वो मिडिल क्लास से थी। उसके अंदर प्राइड और लस्ट बहुत ज़्यादा थी, लस्ट और सेक्सी भी बहुत ज़्यादा थी ये। और द पार्सन था आगे, वो भी क्लर्जी था और एक आइडियल गुड गाय था। वो क्लर्जी यानी कि उसने इस चीज़ को हाईलाइट किया कि किसी शोबे में अगर 90% लोग बुरे हैं तो 10% या 99% बुरे हैं तो एक ही शख्स अच्छा भी होगा। ठीक है, उसके बाद जो है पार्सन का कैरेक्टर है, ये हमने पढ़ लिया हुआ है। प्लोमैन का कैरेक्टर है, प्लोमैन हल चलाने वाला किसान, ये भी एक अच्छा इंसान था, वर्किंग क्लास से था। मिलर का कैरेक्टर है, ये भी वर्किंग क्लास है लेकिन ग्रीड और लस्ट और रैथ कहते हैं गुस्सा भरा हुआ है, तैश उसको बोलते हैं। और मेंसिपल का कैरेक्टर था, वो भी वर्किंग क्लास से था, तो ग्रीडी था, वर्किंग क्लास से था। रीव, वो भी लस्ट एंड ग्रीड थी उसके अंदर। उसके बाद द समन था, क्या नाम था, समनर जो था वो भी मिडिल क्लास से था, तो ग्रीड एंड स्लॉथ उसके अंदर बहुत ज़्यादा थी। पार्डनर का कैरेक्टर था, ग्रीड एंड स्लॉथ उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा थी। फाइनल थॉट इस प्रोलॉग के बारे में देख लेते हैं। इन जनरल चौसर बिलीव्स दैट द फेलिसिटी कैन बी फाउंड इन द मोस्ट पीपल। फेलिसिटी मतलब करप्शन, और ये जो है ना, ये फेलिसिटी जो है वो आपको हर इंसान में मिलती है। चौसर हैज़ नो प्रॉब्लम विद रिलीजन। वो उसको ये थे कि हम पढ़ते हैं कि उसने चर्च के ऊपर स्टार किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको रिलीजन से कोई प्रॉब्लम थी इटसेल्फ, बट हिज कंटेम्प्ट फॉर हिपोक्रेसी दैट इज फाउंड इन रिलीजियस। वो हिपोक्रेसी से कहता था कि अंदर से कुछ है और बाहर से कुछ है, वो इस चीज़ से जो है ना वो तंग था। द प्लेग, द गुड प्रीस्ट टेंडेड द सिक एंड डेड लिविंग द प्लेथोरा ऑफ इमोरल क्लर्जी। अब वो कहता है कि गुड प्रीस्ट जो है वो ऐसे जैसे बीमार है, मरने लगी हैं, लेकिन किस लिए, लोगों की टेंशन चाहती थी। चौसर हैज़ एन एडमिरेशन फॉर एनी वन हु डज अ गुड जॉब। और वो ये था जो लोग अच्छे काम करते थे वो उनको जो है वो एडमायर भी करता था। तो ये पीछे नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आपने जो है अपने वे में एक्सप्लेन करना है। हाउ डज चौसर सोसाइटी इन क्रिटिसिज्म कंपेयर टू आवर ओन टाइम। ये उस टाइम पे आप एक्सप्लेन कर सकेंगे जब आप पढ़ लेंगे इसको। होप सो कि आज का लेक्चर अच्छा गुजरा होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। Unmute yourself and ask a question.